सवाल की शक्ल देख लें, सवाल कैसे आता है। एक मिनट कीजिएगा, मैं अपना कलर चेंज करूं पेन के जरा, क्योंकि ये व्हाइट बैकग्राउंड है, वो दूसरा बैकग्राउंड होता है, फर्क होता है। अच्छा, ये पुराने जमाने के सवाल है, अब तो सेल चेंज सवाल आते हैं, लेकिन सवाल एक नजर देख लें। सवाल ऐसे ही आएंगे। कह रहा है, कैरन गेट ओन स्मॉल शॉप, कैरन पेज द टेकिंग इन टू द बिजनेस बैंक अकाउंट। टेकिंग का मतलब होता है सेल्स, टेकिंग्स का मतलब होता है सेल्स, मतलब ये कैश सेल्स करता है और जो पैसा आता है वो जाके बैंक में जमा करता है, यानी रखता ही नहीं, दुकान में रखता ही नहीं है। कैरन ऑपरेट्स अ मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंट। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ अ बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2006। ठीक है, अब ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी है, ये रिसीट्स हैं, ये जो पैसे हमारे पास आए। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल ने इतने पैसे दिए, कैश सेल्स भी दी हुई है। अच्छा, जाहिर बात है बिजनेस शुरू किया होगा तो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे इसने, वो यहाँ आ रहा है। अच्छा, ये इसने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है, फर्दर पैसा लगाया, और ये पेमेंट्स दी हुई हैं सारी की सारी। पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे आती हैं। अच्छा, नीचे क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है, कैरन अलाउड हर कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 1000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2006। ये देखें, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो अगर आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया हो तो डिस्काउंट अलाउड ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल को कम करता है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है यहाँ पे, कितने का? 700 का। उसके बाद कह रहा है, कैरन हैड टेकन गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2000 फॉर हर ओन पर्सनल यूज। ये जो चीज है ना, ये हमारे पास ऑनर ने ड्राइंग की है और गुड्स की ड्राइंग की है, तो ये हमारे पास परचेज से एडजस्ट होगा। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करेंगे, क्योंकि ये गुड्स की ड्राइंग है, गुड्स विड्रॉ किया उसने, कैश विड्रॉ नहीं किया, तो ये परचेज से एडजस्ट होगा। तो ये मैं इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद इसने क्या किया है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए, ये आप देख सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इस सवाल में सीन ये है कि एक तो ट्रेड रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल के भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। ऊपर से कैश का भी आ रहा है, देख लें। कैश का ओपनिंग बैलेंस भी है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी है, और आपको इसके अलावा कैश पेमेंट्स तो नहीं दी, लेकिन ये बताया कि हमने बैंक में जाके कितने पैसे जमा कराए थे, ये बताया। वो कितने थे? 25,000। तो हम फिर भी कैश अकाउंट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि असल पैसा 25,000 नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसा होगा। क्योंकि कैश कहाँ से आता है? कैश आता ही सेल से। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो दुकान में पैसा आएगा ही, उससे सामान सेल करने से आएगा, उसी से आएगा। और ट्रेड रिसीवेबल ने जो पैसे हमें दिए वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल का भी बनाएंगे और कैश का अकाउंट भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों चीजें आ रही हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ताकि इस सवाल को हम आगे करें। जी बेटा। बेटा, अगर शर्म आ रही हो ना, या शर्म का लुबादा उतार नहीं सकते, तो आप मैसेज में भी बोल सकते हैं मुझे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ, हम बना लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट। ठीक है, आपको नजर तो आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ साइड पे वर्किंग करता हूँ तो? नो यस सर। सर, नहीं आ रहा अभी। नहीं आ रहा नजर? जी सर, अच्छा, आ मैं रहा है, आ आपको, रहा है, आ गया आ गया। ठीक है ठीक है। मैंने कहा मैंने क्योंकि जूम किया। फिगर्स फिगर्स सामने है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। फिगर्स आपके सामने, तो आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बना रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट। पहले हम लिखेंगे बीडी। बीडी आपके पास सवाल में ये रहा, नीचे गिवन है, दैट इज 26,000। डेट्स का ख्याल क्या करें? ये जो डेट्स हैं, क्योंकि ये तो ओपनिंग है, चलो ये क्लोजिंग है। कभी कभार डेट्स घुमा देता है, मतलब ये वाली ओपनिंग कर देगा और ये वाली क्लोजिंग कर देगा, दूसरी वाली जो है। तो ये सीन बहुत करता है वो पेपर में। तो यहाँ हम बीडी लिख देते हैं। बीडी हमारे पास है 26,000, ये हमारे पास हो गया बीडी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस सी लिखेंगे। बैलेंस सी हमारे पास कितना है इसका? 30,000। मैं 30,000 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल अकाउंट जैसे बनता है ना, वैसे बना रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूँ। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल ने कितने पैसे दिए। तो बैंक क्या हुआ है? डेबिट। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हम 60,000 यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी, उसके बाद कोई और चीज है? कोई रिटर्न वगैरह, कोई डिस्काउंट होती नहीं है, लेकिन आप एक बार गो थ्रू कर लें। तो अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखें, जो पहली वाली है,
उसमें कह रहा है कि हमने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, मतलब कोई 1000 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है यहाँ पे, तो 1000 रुपए का डिस्काउंट हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है? अच्छा जी, कोई और चीज़ है सर? कोई और चीज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल 26,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल है 91,000। तो कौन-सा ग्रेटर है सर क्रेडिट साइड का? तो ये हो जाएगा 91,000, ये भी हो जाएगा 91,000 और 26,000 से इसको एडजस्ट करें, तो बताएँ क्या फिगर आएगी? सर 65,000 65 65,000 65,000 हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास हो गई क्रेडिट सेल्स। ये हमारे पास क्या हो गई? क्रेडिट सेल्स हो गई। ठीक है बेटा? तो ये हमने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया क्रेडिट सेल्स फाइंड के लिए। अब केसेस में ये वाली भी ले सकता हूँ जो बैंक में दी हुई है, लेकिन हम अगर वो कैश का बैलेंस दे रहा है आपको, कैश का ओपनिंग बैलेंस भी दे रहा है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रहा है, तो एहतियातन हमें कैश का अकाउंट बनाना चाहिए। क्योंकि कैश में पैसा सेल से ही आता है। तो ये तो वो पैसा है जो हमने बैंक में जमा कराया है। हमें वो पैसा चाहिए जो हकीकत में रिसीव हुआ था हमें, जो कस्टमर्स ने दिया था। तो आप देखेंगे जब मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा ना, जो पैसे हमें कस्टमर से मिले थे वो दूसरे होंगे। तो ये वो पैसा जो बैंक में जमा कराया, हमें असल अमाउंट चाहिए जो कस्टमर से रिसीव हुई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं नीचे कैश का अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है? अब कैश का अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लें। कैश का बीडी कितना है? कैश का बीडी ये रहा, सवाल में देखने ये कैश इन हैंड है और उसका बीडी आ रहा है 300। तो मैं 300 लिख देता हूँ डेबिट साइड पे। कैश का सीडी कितना है हमारे पास? ये देखें 500, तो मैं लिख लेता हूँ 500। सर उसके बाद और क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारे पास हमने कितना कैश बैंक में जमा करवाया। तो जब हमने पैसे बैंक में जमा करवाए थे, तो बैंक अकाउंट क्या हुआ था हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था। और कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा? ये बैंक का अकाउंट है बेटा, ये डेबिट हुआ है। तो कैश का अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो पैसा हम कैश बैंक में जाके जमा करवाते हैं, ये देखें पीछे फॉर्मेट में, जो पैसा हम जाके बैंक में जमा करवाते हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बैंक की, सॉरी कैश की। तो ये हमने कितने पैसे जमा कराए थे? 25,000। ये हम कैश की क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 25,500, 25,500 और इसमें से 300 एडजस्ट करेंगे तो बताएं कितना आ जाएगा? 25,200 ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कैश सेल्स। ये हमारे पास आ जाएगी कैश सेल्स। अब हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो इनकम स्टेटमेंट में हम टोटल लेके जाते हैं बेटा। टोटल टोटल का मतलब ये होता है अगर क्रेडिट सेल्स भी हुई है और कैश सेल्स भी हुई है, तो इन दोनों का हमारे पास क्या जाएगा? इन दोनों का हमारे पास टोटल जाएगा, टोटल जाएगा। तो हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्रेडिट सेल्स का टोटल आया था 65,000 और कैश सेल्स हमारे पास आई थी 25,200। तो हम लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल्स जो जाएगी इनकम स्टेटमेंट में वो टोटल जाएगी, मतलब क्रेडिट भी जाएगी अगर है और कैश भी जाएगी। तो कैश हमारे पास कितनी थी? सॉरी, क्रेडिट कितनी थी? 65,000 और कैश कितनी आई थी? 25,200। तो बताएं टोटल हमारे पास सेल्स कितनी है? 90,200 90,200 हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, मैं ये चीजें मिटा सकता हूँ साइड पे जो मैंने की हैं? अच्छा, अब क्या करना है सर? अब जब इनकम स्टेटमेंट बनाएँगे, स्पेशली ग्रॉस प्रॉफिट तक हमें एक काम और भी करना होगा। वो काम है हमारे पास किस चीज़ का? वो काम है परचेज़ेज़ का। परचेज़ेज़ भी तो बेटा फाइंड करनी पड़ेगी ना। परचेज़ेज़ कहाँ गिवन है? वो तो सवाल में आपको बैंक अकाउंट देता है और बैंक अकाउंट के अलावा सवाल में आपको क्या देता है? सवाल में बैंक अकाउंट के अलावा जो है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस देता है। बेटा कैमरा बंद कर दें जो भी है। सर ट्रेड पेबल्स गिवन है। हाँ जी, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएँगे, ठीक है बेटा? तो हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बना लेते हैं, आ जाएँ। मेरे ये जो मैं छोटी-सी वर्किंग साइट पे कर रहा हूँ, नज़र आ रही है आप लोगों को? क्योंकि क्योंकि मैं दूसरे पेज पे कर सकता हूँ लेकिन यस सवाल नज़र सर नहीं। ठीक है, ओके। आप लोगों की आँखें खराब होंगी तो आप मुझे गालियाँ देंगे कि सर चलिए जी ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं। ट्रेड पेबल में हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो देख लें नीचे आपको ट्रेड पेबल दिए होंगे। ये रहे।
ये ट्रेड पेबल है हमारे पास। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 18,000 में और क्लोजिंग है 20,000, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 18,000 में लिखूंगा क्रेडिट साइड पे और 20,000 मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट साइड पे। अच्छा, ये जो टी अकाउंट है ये वर्किंग है। वर्किंग में अगर आप बीडीसीडी नहीं लिखते तो आपको इतना कुछ बोलेगा नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट। तो जो रिक्वायरमेंट है उसमें हर चीज प्रॉपर तरीके से लिखनी होगी, और जो वर्किंग है उसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप ये परेशान मत होइएगा कि कल अगर सर आप अगर करते हैं, इसको अगर आप बीडी नहीं लिखते, सीडी नहीं लिखते, वो मार्क्स नहीं काटेगा वो आपके, वो उसको सर पता इसको है। अगर इक्वेशन में बना दें। कर दें, इक्वेशन में कर सकते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो सीडी होता है उसको एडजस्ट कर देते हैं पेमेंट के साथ ऐड करके, और ओपनिंग माइनस कर देते हैं, आप अमाउंट आ जाता है, ऐसे करते हैं काफी सारे लोग। तो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर से घुमा देते हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में पेमेंट एडजस्ट कर देते हैं और ओपनिंग माइनस कर देते हैं। तो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जो असल रिक्वायरमेंट है ना इनकम स्टेटमेंट बनाना, वो आपको प्रॉपर तरीके से बनानी होगी, उसमें हर चीज प्रॉपर तरीके से देनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, हमने ट्रेड पेबल को पैसे भी दिए होंगे सर, तो सर ये हमें कैसे पता लगेगा ट्रेड पेबल को हमने पैसे कितने दिए हैं? तो इसके लिए बेहतरीन चीज है बैंक अकाउंट। रिसीवेबल ने कितने पैसे दिए और पेबल को कितने पैसे दिए, आपने बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखना है, स्पेशली पेबल के लिए। ये रहा, ये देखने मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 32,000 रुपए आपने पे किए हैं इसको। सर ये कहाँ आएंगे? ये हमारे पास बैंक अगर क्रेडिट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जो भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं पेबल्स को, वो हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाती है। सर पैसे अगर कैश से दिए हों, ठीक है बेटा, अगर हमने कैश पेमेंट की है कोई भी, तो उसमें फिर ये कि वो कैश परचेज होती है, फिर उसको अलग से ऐड करते हैं, फिर यहाँ नहीं लिखते ट्रेड पेबल में। अगर उसने, नुमान बेटा, उसने अलग से मैं बताया कि हमने जो ये कैश दिया था ये ट्रेड पेबल को दिया था, ट्रेड पेबल को दिया था, तो फिर मैं यहाँ ऐड करूंगा उसको, या अलग से लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर हम उसको कैश परचेज कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास अलग से जो कैश परचेज आ रही होती है उसको हम कैश परचेज कंसीडर करते हैं, उसको बाद में ऐड करते हैं क्रेडिट परचेज निकालने के बाद, ठीक है। अगर उसने अलग से बताया कि ये पैसे मैंने पेबल को दिए हैं, तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, फिर ट्रेड पेबल के अकाउंट में लिखूंगा। आंसर दोनों से सेम आएगा चाहे जो भी तुम करो। अच्छा बेटा, उसके बाद हमने ट्रेड पेबल की डेबिट साइड पे पेमेंट लिख दी, उसके बाद क्या हमने कोई डिस्काउंट विस्काउंट लिया है उससे, रिसीवेबल से? सर ये रहा, देख लें, हमने 700 रुपए का डिस्काउंट भी लिया था, हमारा पेबल रिड्यूस हो जाएगा, डिस्काउंट इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा हमारे पास। तो बताएं कितना अमाउंट आया हमारे पास? Sir, 52,700. ये हो जाएगा 52,700, ये हो जाएगा 52,700, और इसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? Sir, 34,700. 34,700, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी परचेज। अब यही असल परचेज है, क्योंकि कैश परचेज तो कोई हुई नहीं है, तो टोटल परचेज भी यही है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? कोई यस इशू? सर। अच्छा जी, अब आते हैं जरा इस सवाल को आगे लेके चलते हैं कि सर अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी होती तो मैं कैसे काम करता। तो उसके लिए मैं चाहूंगा नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, तो हम उसको कैसे करेंगे? उसके लिए तरीकाकार ये है, आप इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल है, जिस साल की बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे सेल्स। सेल्स बेटा कितनी आई थी हमारे पास? सेल्स थी हमारे पास 90,200। 90,200। 90,200, ठीक है। हम लिख देंगे 90,200, ये लिख देंगे 90,200। सर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट वैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको सवाल में गिवन होगी। सवाल में दो चीजें दी हुई होती हैं, बैंक का बैलेंस दिया होता है, ओ सॉरी बैंक अकाउंट दिया होता है, और आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं। ये देख लें, ये आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 18,000 एंड 16,000। तो मैं लिख लेता हूँ। सर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस।
परचेजेस कितनी आई थी बेटा? परचेजेस थी 34,700। ये पेबल के अकाउंट से आप लोगों ने आइडेंटिफाई की नहीं। मैं लिख लेता हूँ 34,700। अच्छा, यहाँ एक एडजस्टमेंट हो रहा है। वैसे तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, कैरेज एनवर्ड का कोई इतना खास चक्कर होता नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ये बाहर से माल नहीं मंगवाते। कैरेज इनवर्ट ज्यादातर वहां आता है जहां शिप के जरिए, पानी के जहाज के जरिए या एयर के जरिए माल आ रहा हो बाहर से। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर या बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उनमें आ रहा होता है। आ सकता है, अगर होगा तो वो आपको बैंक की क्रेडिट साइड में देगा। ठीक है, तो अच्छा आगे चलते हैं सर। आगे एक एडजस्टमेंट है छोटी सी, ये वाली जो मैंने आपको आइडेंटिफाई की थी, ये देख लें एक बार। उसमें कह रहा है ऑनर ने, कैरन ऑनर का नाम है, कैरन हैड टेकन गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2400 पर्सनल यूज। ऑनर ने क्या किया था? गुड्स विड्रॉ किए, कैश नहीं, गुड्स विड्रॉ किए। तो जब ऑनर गुड विड्रॉ करता है तो उसको हम परचेज से माइनस करते हैं। डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं परचेज से ब्रैकेट में लिख के, और आप चाहें तो अलग से भी माइनस कर सकते हैं। दोनों वेज सही है, दोनों वेज सही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस परचेज को एडजस्ट करेंगे और 2000 रुपए की जो गुड्स विड्रॉ हुई है वो यहाँ से माइनस करेंगे। गुड्स विड्रॉन कितनी है? 2000। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। और दूसरा तरीका वो क्या है, आप बजाय अलग से लिखने के आप यहाँ कर लें 34,700 और 2000 इसी में से ब्रैकेट में से माइनस कर दें। उसमें फिर होगा ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, एग्जामिनर कंसीडर करता है। ठीक है बेटा, तो ये मैं लिख देता हूँ 34,700। इसके बाद सर क्या आएगा? इसके बाद हमारे पास आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन है, डेट इज 20,000। ओ सॉरी 20,000 नहीं है, 18,000 है। ओ सॉरी 16,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लिख लेते हैं, दैट इज 16,000। जी बेटा, कितना आंसर है हमारे पास? बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 18 प्लस 34,700 माइनस 2000 माइनस 16,000, कितना है हमारे पास? 34,700। मेरे ख्याल से यही आएगा, क्योंकि 34,700 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 18,000 ओपनिंग है और 2,000 ये, 16,000 ये, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34,700। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बताएं Sir, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 55,500. रिपीट कीजिएगा अपनी बात। ये मैसेज में लिखते हैं 55,500 सर। 55,000। ओके ओके ठीक है। अच्छा जी, यहां तक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का काम हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट तक तकरीबन ऐसे ही होता है, अगर मार्कअप मार्जिन का चक्कर नहीं हो तो ज्यादातर ग्रॉस प्रॉफिट तक यहाँ तक ऐसे ही काम होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो मैं आगे चलूँ, क्या क्या एक्सपेंस, अदर इनकम, ये कैसे करेंगे? जी बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जी यस सर। सर। ओके अच्छा जी, अब चलते हैं आगे कि सर आगे कैसे काम होगा। तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है अदर इनकम। आता है क्या? आता है अदर इनकम। आता है जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अदर इनकम में सर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पहले वो नोट डाउन कर लें, फिर हम देखेंगे कि ऐड कैसे मालूम करना है। तो अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव आ सकता है, ये ज्यादातर गिवन होगा आपको, मतलब इसको मालूम नहीं करना आपने, ये आपको गिवन होगा सवाल में आपको। जैसे इस सवाल में दिया हुआ था कि सप्लायर्स ने इतना डिस्काउंट दिया। और उसके अलावा हमारे पास आ सकता है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। आ सकता है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ सकता है। अगर हमने कोई चीज बेची है, अगर हमने कोई चीज बेची है सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई नॉन करंट एसेट बेचा है? बैंक की डेबिट साइड से पता लगेगा। हमारे पास जो पैसा आ रहा होता है ना, वो बैंक की डेबिट साइड पे आ रहा होता है, और जो पैसा जा रहा होता है वो बैंक की क्रेडिट साइड से जा रहा होता है। तो अगर मैंने कोई चीज बेची है तो वो बैंक की डेबिट साइड पे आ रहा होगा कि मैंने कोई नॉन क्रेडिट बेचा है, तो उस पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। और बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आपको याद हो, मैंने सिखाया था सेल प्रोसीड्स
मैंने बताया था आपको सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, और सेल प्रोसीड आपको बैंक की डेबिट साइड से पता लग जाएगी। सेल प्रोसीड कहते हैं पैसे को जो आपने रिसीव किए हैं, और बुक वैल्यू मतलब उसकी औकात जब आपने उसको बेचा था। जाहिर सी बात है आपने यूज किया है तो वो डेप्रिसिएट होगा, तो बेचते वक्त उसकी औकात क्या थी उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, आपने इन शॉर्ट सेल प्रोसीड में से बुक वैल्यू माइनस कर देनी है। प्लस में आंसर आए तो प्रॉफिट है, प्लस में आंसर आए तो मतलब गेन है, और माइनस में आंसर आए तो लॉस है, तो वो फिर एक्सपेंस में जाएगा। तो ज्यादातर अदर इनकम में हमारे पास डिस्काउंट रिसीव आता है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आता है। इसके अलावा बहुत कम चीजें होती हैं जो इसके अंदर आ सकती है, इतनी खास चीजें नहीं आती, वो क्वेश्चन को देख के अंदाजा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। सर इसका एक्सपेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता? प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट की तुम मेरे ख्याल से बात कर रहे हो, तो वो आ सकता है, पर वो मैंने बहुत कम देखा है सवालों में, और अमूमन ये तो होते ही छोटे बिजनेस है, तो यहाँ इतना कोई चक्कर होता ही नहीं, ज्यादातर कैश सेल्स होती है। बनाने के लिए तो वो बना देते हैं, क्या नाम है अपना, पेपर में पेपर बनाना होता है तो पेपर बनाते वक्त वो डाल देते हैं। तो अगर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट हो रहा है तो वो आएगा यहाँ पे, अगर हो रहा है डिक्रीज इन प्रोविजन तो आ सकता है, अगर कोई बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है, बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है तो वो आ सकता है, ठीक है, कोई कमीशन रिसीव किया है तो वो आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मतलब जितने भी बाहर शॉपकीपर बैठे हुए हैं, वो बेड रिकवर्ड क्या क्या हिसाब किताब होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन का क्या हिसाब किताब होता है, ऐसा कोई खाता होता नहीं है, इसीलिए मैंने ये चीजें यहाँ लिखी नहीं। लेकिन अगर सवाल में होंगी तो उसको एडजस्ट करेंगे। तो आप सबको पता है कि इनकम में यहाँ क्या क्या आ सकता है, कमीशन रिसीव आ सकता है, बेड रिकवर्ड आ सकता है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट वो भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया हुआ है, सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन वो सवालों में दिया नहीं होता ज्यादातर जो है, इसीलिए मैं नहीं लिखा। अच्छा, एक्सपेंस में लिखते हैं, एक्सपेंस में सर क्या क्या आ सकता है। एक्सपेंस में हमारे पास रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आएंगी ये हमें पता लगेंगी बैंक की पेमेंट साइड से। बल्कि मैं एक चीज बता दूं आपको, फिर बताता हूँ आपको। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? कैश एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब उसमें हमारे पास से पैसा जा रहा होता है। जैसे रेंट है, रेंट तो आप पे करोगे तभी आप जगह जगह ले सकते हैं, इंश्योरेंस पे करेंगे तभी आप फायदा उठा सकते हैं, मतलब कैश देना पड़ेगा। ये वो एक्सपेंसेस हैं, जब भी इनकर होंगे आपके जेब से पैसा जाएगा। बिजली का बिल है, जब भी इनकर होगा जेब से पैसा जाएगा। तो कैश एक्सपेंसेस हमेशा आपको पेमेंट साइड से पता लगेंगे। कहां से पता लगेंगे? पेमेंट साइड से पता लगेंगे। कौन सी, किसकी पेमेंट साइड? बैंक की एंड कैश की, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास एक वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक कैश से होता है, मतलब आपकी जेब से पैसे जाने से होता है, कैश आउटफ्लो से होता है। तो आपने बैंक की क्रेडिट साइड को देखना है। बैंक की क्रेडिट साइड पे और कैश की क्रेडिट साइड पे अगर कोई एक्सपेंस आ रहा है जिसका ताल्लुक डेली बेसिस से है, तो वो यहाँ पर आएगा। सारे एक्सपेंस नहीं आएंगे। अगर हमने कोई नॉन करेंट एसेट बाई किया है, ट्रेड पेबल को पैसे दिए हैं, कोई लोन अदा किया, वो नहीं आएगा। उसके अलावा जो क्या नाम है अपना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से होता है, वो आएंगे। मैं जरा आपको दिखाता हूँ, लाइक सवाल दिखाता हूँ, कहाँ चला गया ये रहा। इसमें आप देखें, ये बैंक अकाउंट है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें बैंक अकाउंट में अगर आप जाएं, ये रेंट आ रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये जाएगा। रेट्स, ये प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, आपने कोई जगह ली है तो उसमें पैसे पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, ये जाएगा। ये देखें वेजेस, ये जाएगा एक्सपेंस में। ये देखें ये जनरल एक्सपेंस, ये जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना, क्या नाम है आपके पास, ट्रेड पेबल, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये पेमेंट की है ट्रेड पेबल को, ठीक है, ये अलग है। फिक्सचर नहीं जाएगा क्योंकि फिक्सचर नॉन करंट एसेट है। ड्राइंग नहीं जाएगा, ड्राइंग का ताल्लुक कैपिटल से, ये एसएफपी में जाएगा। तो हम वो एक्सपेंसेस लेंगे जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपने पढ़ा, यहां तक बात क्लियर हुई मेरी कि सर एक्सपेंसेस कौन कौन से जाएंगे, उसके लिए बैंक की क्रेडिट साइड देखनी है अगर हमारे पास कैश एक्सपेंसेस हो। यहां तक बात क्लियर है? आगे मैं बता रहा हूं, उसको एडजस्ट करना सिखा रहा हूं। गाइस, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक ठीक। मुझे एक कॉल आ रही है, मुझे कॉल रिसीव करने दें, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, जस्ट वेट करें। आगे हमें क्या करना है, आगे जब एक्सपेंस लेंगे हम लोग,
तो इनकम स्टेटमेंट में वो एक्सपेंसेस जाते हैं जो हमारे बनते हैं, मतलब जो हमारे पूरे साल के बनते हैं। एक एक्सपेंस वो होता है जो हमने पे किया होता है। अब अगर साल के आखिर में उसमें अक्रूड आ रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर मैंने रेंट 11 महीने का पे किया है, बैंक में तो 11 महीने का रेंट आ रहा होगा, फॉर सपोज 11,000, हर महीने का 1,000 रुपए बनता है। मैंने 11,000 पे किया है तो बैंक में 11,000 रेंट आ रहा होगा। साल के आखिर में 1,000 रुपए अक्रूड है, उसने बताया हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट में कितना लेके जाऊंगा? 11,000 या 11,000 में 1,000 प्लस करूंगा? सर 1000 प्लस करेंगे। जी बेटा, मेरी बात दोबारा सुन लें। बैंक में जो एक्सपेंसेस दिए होते हैं, वो तो पेड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी इतनी हमने पेमेंट दी है, इतनी हमने पेमेंट की है। तो साल के आखिर में अगर कुछ अक्रूड हो, तो एडजस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनती है 12 महीने की। आपकी सेल्स 12 महीने की, आपकी परचेज़ 12 महीने की, तो एक्सपेंस भी कितने महीने के आएँगे? 12 महीने के आएँगे। तो इसके लिए एक हमारे पास तरीका ये होता है एक्सपेंस को एडजस्ट करने का, कि एक तो आप क्या करें, अगर एक्सपेंस में अक्रूड प्रीपेमेंट दिए हुए हैं सवाल में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सवाल है। अब अगर आप इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन में आएँगे, तो ये देखिए इसने रेंट प्रीपेड दिया हुआ है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। जनरल एक्सपेंस है, तो उसका ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया है, और ये क्या है? ओविंग है, ये अक्रूड है। तो हम बैंक वाला नहीं लेके जाएँगे, इसको एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक आसान तरीका है और एक जो है क्या नाम है, जो प्रॉपर इंसानों वाला तरीका है वो भी है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ वो क्या है। वो ये है, अगर आपने एक्सपेंस का अकाउंट बनाना सीखा हो, अगर आपको याद हो, हम पहले एक्सपेंस का अकाउंट बनाते थे और मैं आपको एक चीज़ सिखाता था, पाप, कि फलाँ शख्स माशरे के लिए क्या है? पाप है। तो अगर आपको याद हो तो आप प्रीपेड, साल के शुरू में अगर प्रीपेड आ रहा है, तो आप डेबिट साइड पे लिखते थे, आप बोलते थे ये एसेट है। साल के शुरू में ओविंग आ रहा है, तो ये हमारे पास ओविंग हो गया या अक्रूड हो गया, आप क्रेडिट साइड पे लिखते थे, आप कहते थे ये लायबिलिटी है। साल के आखिर में अक्रूड आ रहा है, तो लायबिलिटी का क्लोजिंग हमेशा डेबिट साइड पे आता है, लाइक ट्रेड पेबल हो गया। और साल के आखिर में प्रीपेड आ रहा है, तो ये एसेट है, आप कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड पे लिखते थे। फिर जितना एक्सपेंस हमने पे किया है, आप डेबिट साइड पे लिखते थे। दोनों साइड का टोटल करके यहाँ आता था, ये चीज़ हमारे पास जाती थी इनकम स्टेटमेंट में। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अगर आपके पास एक्सपेंस के अंदर ओविंग भी दिया हुआ है, प्रीपेड भी दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस में, तो आपने क्या करना होगा? एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। तो टी अकाउंट बनाना होगा। टी अकाउंट आपने ओ लेवल में सीखा होगा कि वो आपको प्रीपेड दे देगा। प्रीपेड एसेट होता है हमारे पास। साल के शुरू में दिया है तो वो बैलेंस बीडी होता है, तो वो डेबिट साइड पे आएगा। साल के आखिर में दिया है तो वो बैलेंस सीडी होता है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। वो कैश का, ओह सॉरी, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। ओविंग दिया है तो ओविंग लायबिलिटी होती है। एक्सपेंस अगर आप ओ करते हो तो वो लायबिलिटी है आपकी। तो उसने अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो बैलेंस बीडी है, और लायबिलिटी का बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है। जो हमने पेमेंट की है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। एक तरीका तो ये है। और दूसरा शॉर्टकट ये है, मैं ये मिटा देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाए। दूसरा शॉर्टकट क्या है? साल के आखिर में अक्रूड हो तो बेटा क्या करते हैं? कोई भी बताए मुझे। साल के आखिर में कोई अक्रूड हो, नोमान, क्या करते हैं? सर ऐड कर देते ना। शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो जैसे नोमान ने भी बताया कि सर साल के आखिर में कोई भी अक्रूड होता है तो ऐड करते हैं। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि आप पेमेंट लें, जो भी पेमेंट है जो बैंक में दी हुई है वो लें। फॉर सपोज रेंट है, तो हमने जितना भी रेंट पे किया आप वो लिखें, हमने लिख लिया। तो साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड दिया हुआ है, साल के आखिर में कोई अक्रूड दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा, साल के शुरू में अक्रूड दिया तो क्या करेंगे? साल के आखिर वाला अक्रूड ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई क्या नाम है, ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये शामिल नहीं है इसके अंदर, ये हमने पे नहीं किया इसके अंदर। ये एक्सपेंस, ये जो अक्रूड साल के आखिर में आ रहा है, ये हमने पे नहीं किया, इसीलिए हम पेमेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो साल के शुरू वाला अक्रूड क्या करेंगे सर? उसका रिवर्स होगा, उसका रिवर्स होगा। अगर साल के आखिर वाला ऐड हो रहा है, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएँ कि साल के आखिर में प्रीपेड दिया तो क्या करते हैं? नोमान नहीं बताएगा, कोई और बताए। साल के आखिर में जब प्रीपेड होता है, आपने इतने सारे सवाल किए होंगे इनकम स्टेटमेंट के, साल के आखिर में प्रीपेड होता है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। सब्ट्रैक्ट।
सही, शाबाश, लेस करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर साल के आखिर में कोई प्रीपेड दिया हुआ है तो हम वो क्या करेंगे, चाबी वो रखी ऊपर है, हम वो लेस कर देंगे। अच्छा, साल के शुरू में अगर प्रीपेड दिया हो तो क्या करेंगे, तो प्रीपेड एट द एंड लेस होता है, तो प्रीपेड एट द बिगिनिंग क्या होगा हमारे पास, वो उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, आप सिर्फ 2 बातें याद रखें, बाकी जिंदगी आसान कर लें अपनी। कि भाई आप सब ने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इनकम किसकी, कंपनी की, बहुत सारे आइटम्स की, तो आप सब ने ये सीखा हुआ है कि साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो तो वो हम ऐड करते हैं, बस ये ज़हन में रख लो। बिगिनिंग का तो आप बेसिक कर लोगे, वो उसका रिवर्स होता है। और साल के आखिर में कोई भी प्रीपेड हो, आप सब ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रीपेड है, ये इस पेमेंट के अंदर शामिल है, जबकि ये इस साल का नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो प्रीपेड एट द एंड हमेशा माइनस होता है, ये आपके ज़हन में बैठी हुई है बात। और अक्रूड एट द एंड ये हमेशा ऐड होता है, ये भी आपके ज़हन में बात बैठी हुई है। बाकी सब इसका रिवर्स है। तो इस तरीके से क्या नाम है, आप ब्रैकेट फॉर्म में कर सकते हैं। तो मेरी नमाज़ का टाइम चला जाएगा, मुझे नमाज़ पढ़नी है, सो मैं क्लास यहीं एंड करूँगा और इंशाल्लाह कल मैं आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखा दूँगा। ठीक है? एक बार पढ़ लीजिएगा आप अक्रूड प्रीपेमेंट और सर ये डेप्रिसिएशन का वाला जो क्वेश्चन मेथड भेज है। देंगे। एक मिनट, हाँ, बाकी ग्रुप में मैं एक सवाल भेज रहा हूँ, ये वाला सवाल, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। ये आपने घर पे ट्राई करना है, मतलब इसकी सिर्फ जीपी तक काम करना है। तो ये ग्रुप में मैं दोनों क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आप इन दोनों को जीपी तक कर लीजिएगा। एक्सपेंस के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, वो मैं कल करवाऊँगा, एक्सपेंस कैसे निकालते हैं सारा। ठीक है बेटा? अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।